डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। अपने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए काम करने वालों की सराहना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है आज। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया है एकजुट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 में हुए शामिल। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बताए 6 कारगर उपाय। कहा मिट्टी की उर्वरकता बचाए रखने के लिए जैविक खेती भी है अत्यधिक जरूरी। राजस्थान सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। वर्ष 2024-25 में राज्य के 42 लाख पशुओं का होगा फ्री बीमा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क किया जाएगा कवर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। प्रधानमंत्री इस भाव से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वे अपने आवास पर सिंदूर के ये पौधे लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वीडियो शेयर किया है। लिखा है, आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपने प्रयासों को और गहरा करें। मैं उन सभी लोगों की भी सराहना करता हूं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा और बेहतर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है।
हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया। मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण वर्षों से हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल, नदियां, समुद्र सब इसकी चपेट में हैं। ऐसे में इस पर्यावरण दिवस थीम एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में से एक बन चुके प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। देखिए हमारी संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये खास रिपोर्ट। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण ने हमारी धरती को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नई उम्मीद की किरण देखी गई है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। World Environment Day is a special moment for all of us. The garment and textile industry is one of the largest in the world. It provides jobs to millions, especially in Asia and India, but it also creates a large environment footprint and textile waste, old cloth, fabric scrap and unused material, which can harm the environment if not managed properly. This good news is that change is already happening in different pockets, and more and more companies are now using eco-friendly fabric, designing clothes that last longer, and encouraging people to recycle and reuse. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में दुनिया एकजुट हो रही है प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए। प्लास्टिक प्रदूषण 3 वैश्विक पर्यावरणीय संकटों को बढ़ावा देता है: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण व कचरा। हर साल 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक हमारे जल स्रोतों में पहुंचता है, जिससे $600 अरब तक का नुकसान होता है। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत में उद्योग जगत जागरूक हो रहा है और कारोबार के हर फैसले में अब सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जा रही है। I would say right from the water generation, what we do, we generate water in our resort in Delhi. It's called as the Rosier. We generate the water which we serve to the guests from the moisture in the air through the solar panels. Right, so that means we avoid the plastic bottles. We obviously have the glass bottles, and we refill the glass bottles, which saves again a lot of chemical, a lot of detergents, a lot of other water also is saved from there onwards. We make sure the water is 100% recycled in our hotels and resorts. And we also make sure that most, I would say at least 95% of the paper is all eradicated from our hotels and resorts.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम एक विचार जो देश से निकलकर वैश्विक बन गया। मां के नाम लगाया गया एक छोटा सा पौधा पर्यावरणीय चेतना और मातृत्व को समर्पित प्रतीक बन गया है। चलिए इस पर्यावरण दिवस पर एक नए विकसित भारत की नींव रखें। पर्यावरण बचाने का वक्त अब आ गया है। एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। प्लास्टिक से दूरी, प्रकृति से दोस्ती। इस पर्यावरण दिवस आइए हम सब मिलकर बदलाव की शुरुआत करें। कैमरा पर्सन विश्वबंधु और मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सरकार में गरीब कल्याण के 11 साल पर लिखा है कि गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक दयालु सरकार। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने कई लोगों को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारी सभी प्रमुख योजनाओं ने गरीबों के जीवन को बदल दिया है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए जोर ने पारदर्शिता और अंतिम मील तक लाभों की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित की है। इसी वजह से 25 करोड़ से अधिक लोगों ने गरीबी को हराया है। एनडीए एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कृषि नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 6 कारगर उपाय, जिसमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के सही दाम सुनिश्चित करना, नुकसान की स्थिति में भरपाई की व्यवस्था, विविधीकरण और उर्वरकों के संतुलन प्रयोग से आने वाले पीढ़ी के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना हमारे मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। मिट्टी की उर्वरकता को बचाए रखने के लिए जैविक खेती भी अत्यधिक जरूरी है। शिवराज सिंह ने बताया कि 2014-15 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन 40% बढ़ चुका है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन अब हमें दलहन, तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाने होंगे। बदलते समय के अनुसार अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत कृषि प्रणाली को भी अपनाना होगा। इसके माध्यम से सीमांत किसान अपनी जमीन के हर एक हिस्से का सही उपयोग कर समृद्धि की मार्ग पर तेजी से बढ़ सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर पैनल बड़ा माध्यम बन सकता है। किसानों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु पीएम कुसुम योजना इसी दिशा में काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में ऊंचाई पर सोलर पैनल और उसी के नीचे खेती के मॉडल पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम हमारे छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बना देगा। पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पशुओं का बीमा भी एक योजना है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई। योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राज्य के 42 लाख पशुओं का फ्री में बीमा किया जाएगा। योजना के तहत पशुपालक परिवारों के 42 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क कवर किया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाए, जिससे ये काम अपने निर्धारित समय अवधि में पूरा हो सके। उन्होंने पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को इसी महीने नए रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसी महीने ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। इस बार इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के उद्देश्य से बीमा कंपनी को भी सर्वेयर की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बीमा के लिए गोपालक, क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि कल कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय में कल तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों में मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज से 8 जून तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। RMS 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 LMT गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल की 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 LMT से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद की है। RMS 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल MSP भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 LMT, हरियाणा से 65.67 LMT, मध्य प्रदेश से 67.57 LMT, राजस्थान से 11.44 LMT और उत्तर प्रदेश से 7.55 LMT गेहूं की खरीद हुई है। वहीं पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें, केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की MSP 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता। इसलिए खेती को कैसे विकसित करें? तो हमारे मन में आया कि हमारे पास वैज्ञानिक है 16,000। मेरे पास ही मेरे विभाग में एक तो नहीं 16,000 साइंटिस्ट है ICR, और साइंटिस्ट तो लैब में प्रयोग करते हैं, उनमें टैलेंट है, क्षमता है, सोच करते हैं, लेकिन वो लैब में बैठते हैं या अपने संस्थान में बैठते हैं, और किसान खेत में मेहनत करता है। अब किसान को व्यवहारिक जानकारी, नॉलेज है, रोजमर्रा की जो समस्या आती है वो देखता है,
तो मुझे लगा कि ये लैब टू लैंड जब तक नहीं जुड़ेगा, वैज्ञानिक और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती का पूरा भला नहीं हो सकता। अलग अलग राज्यों की समस्या अलग, खेती अलग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग, तो सब चीजों को गहराई से समझते और कृषि मंत्री के रूप में देखो, आप जब तक कोई काम लगन से नहीं करोगे, दिनों रात उसके अंदर नहीं घुसोगे, ऑफिस में बैठोगे तो अफसर तो बता देंगे हुजूर की जय जय, सब कुछ ठीक है, किसान आनंदित है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और हम वही गलगलामान हो रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, और यहाँ आए तो पता चला टमाटर खराब हो गया। तब ये चीज कौन देखेगा? मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश करता हूं। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र इलाकों में किसान मूंगफली की पकी पौध की खुदाई कर लें। गुजरात में किसान मूंग, उड़द और तिल की थ्रेसिंग करके फलियों से बीजों को अलग कर लें। यहाँ के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों के किसान मूंगफली, मूंग, उड़द और तिल की पकी पौध की खुदाई और कटाई का काम कर लें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान धान और मूंग की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में धान, सब्जियों और हल्दी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में किसान मूंगफली और बाजरा की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। मराठवाड़ा के किसान इस समय हल्दी और अदरक की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिम विदर्भ में किसान मूंग और तिल की पकी फसलों की कटाई पूरी कर लें। वहीं पूर्वी विदर्भ इलाकों में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान अनार और आम की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय मूंग, उड़द और सोयाबीन की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान आम की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पेड़ों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। तमिलनाडु के किसान इस मौसम में ज्वार की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मक्का और कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान गन्ना, केला, पपीता और मोरिंगा को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने सतत विकास लक्ष्यों को उल्लेखनीय गति से प्राप्त कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित एम्स परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा लगाया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इस घटना को सरकारी विफलता का नतीजा करार दिया है। वैदिक मंत्रों, पुष्पों की महक और दीपों की आभा के साथ श्री राम मंदिर परिसर श्रद्धा और दिव्यता से का बना प्रतीक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ की गई श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में एनआईए ने छापामारी की है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और सोपोर सहित कई स्थानों पर एक साथ एनआईए ने छापा मारा। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ चल सकता है महाभियोग। सरकार राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।